नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और वक्त हो चला है बहस जरूरी है का, जहां आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के सत्र की। आज से शुरुआत हुई है। सत्र में किस किस तरह की जो रणनीतियां तैयार की गई हैं, इन तमाम पहलुओं पर नजर डालेंगे। तो हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन सीएम नायब सिंह सैनी भगवा पग बांधकर आए, तो वहीं कांग्रेस के 5 विधायक जो कि हरी जैकेट पहनकर सदन में आए। सदन में मंत्री अनिल विज का नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायराना अंदाज में बधाई देना भी चर्चा का विषय रहा। वहीं सवाल ये कि इस 3 दिवसीय सत्र में माननीय जनता के मुद्दों की आवाज कितनी उठा पाते हैं, वह जरूरी है। मैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। इस 3 दिवसीय सत्र में विधायकों ने अपनी विधानसभाओं से जुड़े विकास कार्यों और समस्याओं के अलावा किसानों समेत कई अन्य सवाल लगाए हैं, जिसमें से कुछ पर सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खास बातों पर नजर डालें तो हरियाणा विधानसभा सत्र का आगाज 3 दिन चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। पहले दिन सीएम नायब सिंह सैनी भगवा पग बांध कर आए। कांग्रेस के 5 विधायक हरी जैकेट पहनकर सदन में आए। कांग्रेस विधायकों ने हरी जैकेट को बताया किसानों का प्रतीक। गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस को मनाने का संकल्प लिया था। ये विषय ऐसा है कि जब भी इसकी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुरु तेग बहादुर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, आफ्ताब अहमद की तरफ से कहा गया। शाहबाद से विधायक रामकरण ने खेतों में आई बाढ़ की गाद उठाने का मुद्दा उठाया। मंत्री अनिल विज ने नेता विपक्ष बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायराना अंदाज में बधाई दी। हवाई लाख मुखालिफ हो, मगर ये तय है कि दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और उनका बलिदान भारतीय सभ्यता की उस आत्मा का प्रतीक है जिसने सत्य, धर्म और मानव गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को न्यौछावर किया है। गुरु तेग बहादुर जी की ये जो इस देश में हमारा इतिहास है, उसमें इसको पाठ्यक्रम में भी, जिससे आगे आने वाली सच्ची श्रद्धांजलि खिराज अकीदत यही होगी कि इनके बारे में हमारी अगली नस्लों तक को पता लगे। हवाएं लाख मुखालिफ हों, हवाएं लाख मुखालिफ हों, मगर ये तय है दिया वही जलेगा जो अपनी जिद पर अड़ा है। चलिए हुड्डा साहब आप जिद जीत गई। के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर एसआर हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए 3 दिवसीय सत्र और हरियाणा की आवाम से जुड़े अहम सवाल। सत्र में कितनी उठेगी जनता की आवाज? क्या जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की रहेगी गूंज? क्या किसानों की समस्याओं का होगा हल? क्या जन समस्याओं का होगा समाधान, या हंगामे की भेंट चढ़ेगी सत्र की कार्यवाही? हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जनता से जुड़े मुद्दों पर निर्णायक मोड़ ले पाती है, या बहस और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, अब जिस तरह से सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई है, ऐसे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये सदन जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। और इसीलिए कुछ सवाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही क्या जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की यहाँ पर गूंज रहेगी। सवाल ये भी कि
या फिर ये जो सदन की कार्रवाई है ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा। सत्र की कार्रवाई का आज पहला दिन और पहले दिन हमने देखा कि किस तरह से हंगामा देखने को मिला है और बड़ा सवाल यही है कि सत्र में कितनी आवाजें जनता के हित के लिए उठेंगी। क्या जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की यहाँ पर गूंज देखने को और सुनने को मिलेगी या फिर एक बार फिर से हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चढ़ जाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि इस बार की जो कार्यवाही जारी है इससे जुड़े हुए उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पर देखिए आज सदन के अंदर जिस तरह से चर्चा हुई है। जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जो जनप्रतिनिधि उठाते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितने जो जन सरोकार से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि हंगामा देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जब मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी किस तरह से हंगामा देखने को मिला है और एक बार फिर से इस बार विंटर सेशन की शुरुआत हुई है। विंटर सेशन अब 3 दिन तक चलने वाला है। पहला दिन था, आखिरी के अब जो 2 दिन रहेंगे वो कैसे जाते हैं ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मलकानिया जी मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार का जो विंटर सेशन का ये जो सत्र है 3 दिनों तक चलने वाला जिसका आज पहले दिन की हमने कार्रवाई देखी है, कार्रवाई भी अभी जा रही है, लेकिन इस बीच अगर इस सेशन के मायने समझने का प्रयास किया जाए, मुख्य तौर पर जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर गूंजते हैं तो ज्यादा बेहतरीन रहता है। ऐसे में मैं आपके दृष्टिकोण से समझना चाहूंगी कि किस तरह से आप देख रहे हैं सदन की कार्यवाही को जो अब शुरू हुई है। दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। इसमें सारे विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे, सरकार से कुछ मांगे भी रखेंगे। विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछेगा और उसका सत्ता पक्ष जवाब देगा। परंतु जिस तरह सत्र की आरंभ हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने की बधाई दी और उन्होंने जो 350वां गुरु का दिवस मनाया गया उसमें क्या कार्यक्रम किए गए और क्या क्या किया जाना है उसकी भी विस्तार से चर्चा की। और हुड्डा जी ने भी इस बात का स्वागत किया कि ये नई प्रथा है जो आपने शुरू की है, स्वागत की उससे शुरू की है। हम में मनभेद जो है मतभेद हो सकते हैं परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। और अनिल विजय ने बड़े शायराना अंदाज में हुड्डा जी का स्वागत किया है। तो इस प्रकार जो है थोड़ा बहुत मैत्रीपूर्ण रहता है और मुख्यमंत्री जी थोड़े हास्यमुख से जवाब देते हैं और अकोमोडेट सत्ता पक्ष जो अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। परंतु जो विपक्ष है उसकी ड्यूटी है लोगों की, जनता के आम मुद्दे उठाना, जनता की समस्या को उठाना और उनका सरकार की तरफ से जवाब लेना। और सरकार को भी चाहिए कि जो भी मुद्दा उठता है और जो जिसका भी जो विपक्ष जवाब मांगता है उसका विस्तार पूर्वक जवाब देना चाहिए। सदस्य को और विपक्ष के नेता को उसको उसका अपने जवाब से संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा विधानसभा हंगामा होता है, थोड़े बहुत नोक झोंक भी होते हैं परंतु दोस्ताना व्यवहार भी चलता है, हल्का फुल्का मजाक भी चलता है। परंतु जो 90 विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठानी होती है। और ये जो विधानसभा का पटल है ये ऐसा स्टेज है कि जहां जो हर विधायक जो अपनी समस्या रखता है उसके प्रदेश इलाके के लोग, विधानसभा क्षेत्र के लोग देखते हैं
और यहाँ जो आप बात करते हैं वो लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि सीधा प्रसारण होता है तो कहते हैं ना हींग लगे ना पटकड़ी रंग चोखा। तो यहाँ पैसा नहीं खर्च होता है, कहीं तो आप जनसभा करोगे तो वहां पैसा खर्च होगा, आपकी बात जो उतने लोगों में नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार हर एक विधायक जो है वो अपने इलाके की समस्या उठाता है और उसका समाधान सरकार से चाहता है, और लोग उसके जनता इलाके के लोग भी देखते हैं हमारा विधायक क्या कर रहा है, सब कुछ सामने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सेशन है इसमें काम रोको प्रस्ताव भी आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव की भी बात हो रही है, और भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेरा ख्याल है सरकार पूरी तरह से तैयारी करके आई है और पूरी तरह जवाब देगी। परंतु विपक्ष का काम है जनता की समस्या को उठाना और जो कमियां हैं उनको गिनाना और सरकार से जवाब पूछना। बिल्कुल ठीक है। मलकानिया जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि भाई जो सदन होता है, सदन के अंदर जो विधायक हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जब उठाते हैं तो उनके क्षेत्र की जो जनता होती है उसमें भी एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिलती है। और इसी पर राकेश जी, क्योंकि इस बार का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष इस बार आधिकारिक तौर पर आपके सामने है। मुद्दे जहां एक तरफ विपक्ष उठा रहा है, वहीं सरकार की भी अपनी तैयारी। कल विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें भी आप लोगों ने अपनी रणनीति और मुद्दे तय किए होंगे। सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर आपकी सदन में जो कार्यवाही है, जो रणनीति है, उसी की पूरी कार्यशैली को समझना चाहूंगी। वो मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को, मलकानिया जी को भी नमस्कार। दीपिका जी, जो 3 दिवसीय सत्र शुरू हुआ है उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई है, और सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में है। किसी भी सत्र में सरकार हर सत्र में पूरी तैयारी के साथ आती है, और अब की बार खुशी की बात यह है कि विपक्ष भी तैयारी के साथ आया है। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबे इंतजार के, जो सरकार बनाने का दावा करते थे वो एलओपी भी नहीं चुन पाए थे, परंतु चलो अच्छी बात है कि अब ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन का भी चुनाव इन्होंने कर लिया है। और निश्चित तौर पर जो जो मुद्दे आएंगे, जो जो डिमांड्स आएंगी, उन पे सरकार ने एक विस्तृत तैयारी अपनी पूरी तरफ से की है। संबंधित मंत्री उसका जवाब देंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है, सरकार की ये मंशा होती है कि विधानसभा का सत्र होता है उसमें बहुत पैसा लगता है, और उसमें सरकार और विपक्ष अगर मिलकर पूरी तन्मयता से अगर पूरे हरियाणा वासियों के बारे में सोच करके कि हमें उनके मुद्दों को उठाया जाए और एक पॉजिटिव विचारों को लेकर के इस सत्र को पूर्ण किया जाए, उसके लिए काम किया जाए, तो ये पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसमें हरियाणा सरकार ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए हैं, पूरी तैयारी के साथ सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और विपक्ष से भी अपेक्षा रहेगी कि जनहित के मुद्दे अपने अपनी विधानसभाओं के, जैसे मलकानिया जी ने कहा कि भाई हर विधायक अपनी विधानसभा से संबंधित मुद्दों को उठाता है, उठाने भी चाहिए। डिमांड्स भी इसमें इन मुद्दों के माध्यम से आती हैं और सरकार उन पर अपना जवाब भी देती है, और सरकार उन मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श भी करती है, और उन मुद्दों को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या उन्होंने तय कर रखा है, उसके बारे में भी कि लंबा डिस्कशन इस सत्र के माध्यम से चलता है। और उस पूरे सत्र को, जैसे मलकानिया जी कह रहे थे, ठीक बात है कि जब सत्र चलता है तो पूरी हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता उसको बड़ी टकटकी लगाकर देखता है कि मेरे क्षेत्र के लिए मेरे विधायक ने क्या मसला उठाया है, या मेरे मंत्री ने, हमारे इस विभाग के मंत्री ने जनता के लिए क्या दिया है और इस सवाल का जवाब क्या दिया। तो निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर, और क्योंकि पक्ष विपक्ष का काम यही है, विपक्ष सवाल पूछेगा, पक्ष जवाब भी देगा, परंतु एक ये सोच भी होनी चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हरियाणा का विकास, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसके लिए उससे संबंधित सवाल पूछे जाएं, जरूर पूछने चाहिए। उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष भी उस तैयारी के साथ आएगा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी जनता के मुद्दे हैं, वो आप उठाइए, विधानसभा के अंदर जवाब देने के लिए तैयार। बिल्कुल। और सुखवीर जी, क्योंकि अभी हम लोग इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे, राकेश जी ने भी कहा,
ऐसे में इस बार का हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है वो इस लिहाज से भी खास हो रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लंबे इंतजार के बाद मिले हैं, तो लाजमी है कि जो तैयारी है, जो पीछे का होमवर्क है, वो भी काफी ज्यादा मजबूती से किया होगा। इस बार कांग्रेस किन किन मुद्दों को सदन के अंदर उठाने की तैयारी लेकर आई है? दीपिका जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्कार। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वोट चोरी के बावजूद 39% से ज्यादा मत लेकर लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर मत के साथ एक मजबूत पक्ष है, हम प्रदेश के सभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग और भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा विधानसभा समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रमुख मंच है। यहाँ सभी समस्याओं के निवारण पर सार्थक चर्चा और निवारण होना चाहिए। आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने जितना मैंने जो सुना उसमें सिवाय सरकार का गुणगान करने के और कोई विषय नजर नहीं आया। ये जो भी साथी इस प्रदेश के सुन रहे होंगे या जो भी नेता या जो भी लोग सुन रहे होंगे उनको ये बात नजर आएगी जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के विधायकों के विषय आए हैं। इसके अलावा आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी जिस प्रकार से दी गई है, लेकिन उसमें बाहरी लोगों का जिस तरह से दखल है या उनको अधिमान मिला है, वो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। और एचपीएससी में चेयरमैन के पद पे प्रदेश से बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति करना ये भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से उनकी एक स्वीकारोक्ति थी, पीछे एक जब भाई पूर्ण कुमार का विषय आया था कि मैं तो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, निश्चित तौर पे ये राजनीतिक दिवालियापन का संकेत और गंभीर राजनीतिक विफलता का प्रतीक है। और सीटी परीक्षा में देरी और उसके परिणाम में देरी, 3-3 महीने तक जैसे परिणाम नहीं आ पाए। और जिस तरह से महंगाई से आज हर वर्ग त्रस्त है और सरकार मस्ती में मस्त है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूं, नहीं आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि सीएम ने स्वीकारोक्ति की? अबे रुक जा भाई, नहीं जनता के दी गलत बात, आप गलत बात मत परोसिए ना। क्या गलत बोले? चलो बताओ क्या गलत बोला। ठीक है राकेश जी, सुन लीजिए फिर आपका जो मुद्दा होगा अपना एक एक करके अपनी बात रखिए। नहीं आपको सीएम साहब ने कि मैं तस्लीम नहीं कर सकता। आपको वीडियो आ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आपको बताइए ना, आपने गलत बातें करते हैं। आप बात कर रहे थे। अरे भैया आपका दिवालियापन कांग्रेस का हो चुका है और इस दिवालियापन का नतीजा तीसरी बार सरकार से बाहर है। आपका जब समय आए तो बताइएगा। नहीं आप गलत बोलेंगे तो ये थोड़ी आपको जवाब नहीं मिलेगा। गलत नहीं है, गलत में बोलता ही नहीं गलत है। मुख्यमंत्री जवाब दे, कोई गलत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं। मुख्यमंत्री जी क्या मुख्यमंत्री बोले आज तक इस बारे में मुख्यमंत्री बोले क्या ये बात हुई कि नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी ने कहा या उस मीटिंग में जो और लोग मौजूद थे नहीं, हमारा कर दिया झूठे आरोप लगाओगे, हम आपके जवाब में रह जाएंगे। अरे ये काम नहीं है हमारा। लोग और थे कांग्रेस ने हमेशा यही किया है, भाग जाओ, उसके बीच में और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस उस मीटिंग में 5 लोग हालत पूरे देश में है, उसी का नतीजा बात कही गई थी। इस तरह से बचाव नहीं कर सकते, आप बचाव नहीं कर सकते। नहीं हम बचाव नहीं करने, तो बात हुई नहीं। बचाव की क्या बात है? मुख्यमंत्री ने कहा अरे बचाव की नहीं, वो बात हुई नहीं। आप उस बात के पैर लगाने उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई अपना बयान दिया? मुख्यमंत्री जी क्यों बयान देंगे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं? बयान नहीं देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, एक एक करके सुखबीर जी और राकेश जी आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी, एक एक करके आप अपनी बातें रखिए। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, इसी चीज में पूरा समय निकल जाएगा। राजा जी, इनेलो की रणनीति पर बात कर लेते हैं। जो अपनी जीत पर अड़ा है, चलिए हुड्डा साहब आप जीत गई। एसआर के तो नहीं, अब मैं कहूंगा पर एसआर हार गई। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। चलिए 3 दिवसीय सत्र और हरियाणा की आवाम से जुड़े अहम सवाल। सत्र में कितनी उठेगी जनता की आवाज? क्या जन सरोकार से जुड़े मुद्दों की रहेगी गूंज? क्या किसानों की समस्याओं का होगा हल? क्या जन समस्याओं का होगा समाधान? या हंगामे की भेंट चढ़ेगी सत्र की कार्यवाही?
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही जनता से जुड़े मुद्दों पर निर्णायक मोड़ ले पाती है या बहस और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, अब जिस तरह से सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई है, ऐसे में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये सदन जनता के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। और इसीलिए कुछ सवाल भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही क्या जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की यहाँ पर गूंज रहेगी। सवाल ये भी कि या फिर ये जो सदन की कार्यवाही है ये हंगामे की भेंट चढ़ेगा। सत्र की कार्यवाही का आज पहला दिन और पहले दिन हमने देखा कि किस तरह से हंगामा देखने को मिला है। और बड़ा सवाल यही है कि सत्र में कितनी आवाजें जनता के हित के लिए उठेंगी। क्या जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की यहाँ पर गूंज देखने को और सुनने को मिलेगी, या फिर एक बार फिर से हंगामे की भेंट ये कार्यवाही चढ़ जाएगी। ये वो तमाम सवाल हैं जो कि इस बार की जो कार्यवाही जारी है इससे जुड़े हुए उठ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर देखिए, आज सदन के अंदर जिस तरह से चर्चा हुई है, जब भी किसी सत्र की शुरुआत होती है, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जो जनप्रतिनिधि उठाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितने जो जन सरोकार से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि हंगामा देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जब मॉनसून सेशन की शुरुआत हुई थी, किस तरह से हंगामा देखने को मिला है। और एक बार फिर से इस बार विंटर सेशन की शुरुआत हुई है। विंटर सेशन अब 3 दिन तक चलने वाला है। पहला दिन था, आखिरी के अब जो 2 दिन रहेंगे वो कैसे जाते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखवीर तंवर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मलकानिया जी, मैं आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बार का जो विंटर सेशन का ये जो सत्र है 3 दिनों तक चलने वाला, जिसका आज पहले दिन की हमने कार्रवाई देखी है, कार्रवाई भी अभी जा रही है, लेकिन इस बीच अगर इस सेशन के मायने समझने का प्रयास किया जाए, मुख्य तौर पर जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो सदन के अंदर गूंजते हैं तो ज्यादा बेहतरीन रहता है। ऐसे में मैं आपके दृष्टिकोण से समझना चाहूंगी कि किस तरह से आप देख रहे हैं सदन की कार्यवाही को जो अब शुरू हुई है। दीपिका जी, आपको और सभी प्रवक्ताओं को और हरियाणा की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। इसमें सारे विधायक जो हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखेंगे, सरकार से कुछ मांगे भी रखेंगे। विपक्ष जो है सरकार से सवाल पूछेगा और उसका सत्ता पक्ष जवाब देगा। परंतु जिस तरह सत्र की आरंभ हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विपक्ष का नेता बनने की बधाई दी और उन्होंने जो 350वां गुरु का दिवस मनाया गया, उसमें क्या कार्यक्रम किए गए और क्या क्या किया जाना है, उसकी भी विस्तार से चर्चा की। और हुड्डा जी ने भी इस बात का स्वागत किया कि ये नई प्रथा है जो आपने शुरू की है, स्वागत की उससे शुरू की है। हम में मनभेद जो है मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। और अनिल विजय ने बड़े शायराना अंदाज में हुड्डा जी का स्वागत किया है। तो इस प्रकार जो है थोड़ा बहुत मैत्रीपूर्ण रहता है और मुख्यमंत्री जी थोड़े हास्यमुख से जवाब देते हैं और अकोमोडेट सत्ता पक्ष जो अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। परंतु जो विपक्ष है उसकी ड्यूटी है लोगों की, जनता के आम मुद्दे उठाना, जनता की समस्या को उठाना और उनका सरकार की तरफ से जवाब लेना। और सरकार को भी चाहिए कि जो भी मुद्दा उठता है और जो जिसका भी जो विपक्ष जवाब मांगता है उसका विस्तार पूर्वक जवाब देना चाहिए। सदस्य को और विपक्ष के
नेता को उसको उसका अपने जवाब से संतुष्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा विधानसभा हंगामा होता है, थोड़े बहुत नोक झोंक भी होते हैं, परंतु दोस्ताना व्यवहार भी चलता है, हल्का फुल्का मजाक भी चलता है। परंतु जो 90 विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्या उठानी होती है। और ये जो विधानसभा का पटल है ये ऐसा स्टेज है कि जहां जो हर विधायक जो अपनी समस्या रखता है उसके प्रदेश इलाके के लोग, विधानसभा क्षेत्र के लोग देखते हैं, और यहाँ जो आप बात करते हैं वो लाखों लोग देखते हैं, क्योंकि सीधा प्रसारण होता है। तो कहते हैं ना हींग लगे ना पटकड़ी रंग चोखा। तो यहाँ पैसा नहीं खर्च होता है, कहीं तो आप जनसभा करोगे तो वहां पैसा खर्च होगा, आपकी बात जो उतने लोगों में नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार हर एक विधायक जो है वो अपने इलाके की समस्या उठाता है और उसका समाधान सरकार से चाहता है, और लोग उसके जनता इलाके के लोग भी देखते हैं हमारा विधायक क्या कर रहा है, सब कुछ सामने आते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो सेशन है इसमें काम रोको प्रस्ताव भी आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव की भी बात हो रही है, और भी कई प्रश्न पूछे जाएंगे, और मेरा ख्याल है सरकार पूरी तरह से तैयारी करके आई है और पूरी तरह जवाब देगी। परंतु विपक्ष का काम है जनता की समस्या को उठाना और जो कमियां हैं उनको गिनाना और सरकार से जवाब पूछना। बिल्कुल ठीक है। बलकानिया जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि भाई जो सदन होता है, सदन के अंदर जो विधायक हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जब उठाते हैं तो उनके क्षेत्र की जो जनता होती है उसमें भी एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिलती है। और इसी पर राकेश जी, क्योंकि इस बार का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष इस बार आधिकारिक तौर पर आपके सामने है। मुद्दे जहां एक तरफ विपक्ष उठा रहा है वहीं सरकार की भी अपनी तैयारी, कल विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें भी आप लोगों ने अपनी रणनीति और मुद्दे तय किए होंगे। सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर आपकी सदन में जो कार्यवाही है, जो रणनीति है, उसी की पूरी कार्यशैली को समझना चाहूंगी। वो मेरा नमस्कार, प्रवक्ता साथियों को, मलकानिया जी को भी नमस्कार। दीपिका जी, जो 3 दिवसीय सत्र शुरू हुआ है उसकी सभी देशवासियों को बहुत बधाई है, और सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ इस सत्र में है। किसी भी सत्र में सरकार हर सत्र में पूरी तैयारी के साथ आती है, और अब की बार खुशी की बात यह है कि विपक्ष भी तैयारी के साथ आया है। बहुत लंबी जद्दोजहद के बाद, एक लंबे इंतजार के, जो सरकार बनाने का दावा करते थे वो एलओपी भी नहीं चुन पाए थे, परंतु चलो अच्छी बात है कि अब ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन का भी चुनाव इन्होंने कर लिया है। और निश्चित तौर पर जो जो मुद्दे आएंगे, जो जो डिमांड्स आएंगी, उन पे सरकार ने एक विस्तृत तैयारी अपनी पूरी तरफ से की है। संबंधित मंत्री उसका जवाब देंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है, सरकार की ये मंशा होती है कि विधानसभा का सत्र होता है उसमें बहुत पैसा लगता है, और उसमें सरकार और विपक्ष अगर मिलकर पूरी तन्मयता से अगर पूरे हरियाणा वासियों के बारे में सोच करके कि हमें उनके मुद्दों को उठाया जाए और एक पॉजिटिव विचारों को लेकर के इस सत्र को पूर्ण किया जाए, उसके लिए काम किया जाए, तो ये पूरे हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसमें हरियाणा सरकार ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग आए हैं, पूरी तैयारी के साथ सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और विपक्ष से भी अपेक्षा रहेगी कि जनहित के मुद्दे अपने अपनी विधानसभाओं के, जैसे बलकानिया जी ने कहा कि भाई हर विधायक अपनी विधानसभा से संबंधित मुद्दों को उठाता है, उठाने भी चाहिए। डिमांड्स भी इसमें इन मुद्दों के माध्यम से आती हैं और सरकार उन पर अपना जवाब भी देती है, और सरकार उन मुद्दों पर गहनता से विचार विमर्श भी करती है, और उन मुद्दों को लेकर सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या उन्होंने तय कर रखा है, उसके बारे में भी कि लंबा डिस्कशन इस सत्र के माध्यम से चलता है। और उस पूरे सत्र को, जैसे मलकानिया जी कह रहे थे, ठीक बात है कि जब सत्र चलता है तो पूरी हरियाणा की जनता, हरियाणा का मतदाता उसको बड़ी टकटकी लगाकर देखता है कि मेरे क्षेत्र के लिए मेरे विधायक ने क्या मसला उठाया है, या मेरे मंत्री ने, हमारे इस विभाग के मंत्री ने जनता के लिए क्या दिया है और इस सवाल का जवाब क्या दिया। तो निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिलकर, और क्योंकि पक्ष विपक्ष का काम यही है, विपक्ष सवाल पूछेगा, पक्ष जवाब भी देगा, परंतु एक ये सोच भी होनी चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हरियाणा का विकास, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो,
उसके लिए उससे संबंधित सवाल पूछे जाएं, जरूर पूछने चाहिए। उसका जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष भी उस तैयारी के साथ आएगा कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो भी जनता के मुद्दे हैं, वो आप उठाइए, विधानसभा के अंदर जवाब देने के लिए तैयार। बिल्कुल। और सुखवीर जी, क्योंकि अभी हम लोग इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे, राकेश जी ने भी कहा, ऐसे में इस बार का हरियाणा विधानसभा का जो सत्र है वो इस लिहाज से भी खास हो रहा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लंबे इंतजार के बाद मिले हैं, तो लाजमी है कि जो तैयारी है, जो पीछे का होमवर्क है, वो भी काफी ज्यादा मजबूती से किया होगा। इस बार कांग्रेस किन किन मुद्दों को सदन के अंदर उठाने की तैयारी लेकर आई है? दीपिका जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्कार। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वोट चोरी के बावजूद 39% से ज्यादा मत लेकर लगभग भारतीय जनता पार्टी के बराबर मत के साथ एक मजबूत पक्ष है, हम प्रदेश के सभी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग और भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हरियाणा विधानसभा समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रमुख मंच है। यहाँ सभी समस्याओं के निवारण पर सार्थक चर्चा और निवारण होना चाहिए। आज सत्ता पक्ष के विधायकों ने जितना मैंने जो सुना, उसमें सिवाय सरकार का गुणगान करने के और कोई विषय नजर नहीं आया। ये जो भी साथी इस प्रदेश के सुन रहे होंगे या जो भी नेता या जो भी लोग सुन रहे होंगे, उनको ये बात नजर आएगी जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के विधायकों के विषय आए हैं। इसके अलावा आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नौकरी जिस प्रकार से दी गई है, लेकिन उसमें बाहरी लोगों का जिस तरह से दखल है या उनको अधिमान मिला है, वो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। और एचपीएससी में चेयरमैन के पद पे प्रदेश से बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति करना, ये भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से उनकी एक स्वीकारोक्ति थी, पीछे एक जब भाई पूर्ण कुमार का विषय आया था कि मैं तो एक चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, निश्चित तौर पे ये राजनीतिक दिवालियापन का संकेत और गंभीर राजनीतिक विफलता का प्रतीक है। और सीटी परीक्षा में देरी और उसके परिणाम में देरी, 3-3 महीने तक जैसे परिणाम नहीं आ पाए। और जिस तरह से महंगाई से आज हर वर्ग त्रस्त है और सरकार मस्ती में मस्त है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूं, नहीं, आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि सीएम ने स्वीकारोक्ति की? अबे रुक जा भाई, नहीं जनता नहीं, गलत बात, आप गलत बात मत परोसिए ना। क्या गलत बोला? चलो बताओ क्या गलत बोला। ठीक है, राकेश जी सुन लीजिए, फिर आपका जो मुद्दा होगा अपना एक करके अपनी बात रखिए। नहीं, आपको कहा सीएम साहब ने कि मैं तस्लीम नहीं कर सकता। आपको वीडियो आ रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? आपको बताइए ना, आप ये गलत बातें करते हैं। आप बात कर रहे थे। अरे भैया, आपका दिवालियापन कांग्रेस का हो चुका है और इस दिवालियापन का नतीजा तीसरी बार सरकार से बाहर है। आपका जब समय आए तो बताइएगा। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो ये थोड़ी आपको जवाब नहीं मिलेगा। गलत नहीं है, गलत में बोलता ही नहीं, गलत है। मुख्यमंत्री जवाब दे, कोई गलत नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं। मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री बोले आज तक इस बारे में मुख्यमंत्री बोले कि हाँ ये बात हुई कि नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी ने कहा या उस मीटिंग में जो आप लोग मौजूद थे, नहीं, हमारा कर दिया, झूठे आरोप लगाओगे, हम आपके जवाब देते रह जाएंगे। अरे ये काम नहीं है हमारा। लोग और थे कांग्रेस ने हमेशा यही किया है, भाग जाओ, उसके बीच में और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस उस मीटिंग में कांग्रेस की हालत जो पूरे देश में है, उसी का नतीजा बात कही गई थी। इस तरह से बचाव नहीं कर सकते, आप बचाव नहीं कर सकते। नहीं, हम बचाव नहीं करने, तो बात हुई नहीं। बचाव की क्या बात है? मुख्यमंत्री ने कहा, अरे बचाव की नहीं, वो बात हुई नहीं। आप उस बात के पैर लगाने, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कोई अपना बयान दिया? मुख्यमंत्री जी क्यों बयान देंगे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा ही नहीं? बयान नहीं देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, एक करके सुखबीर जी और राकेश जी, आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी, एक करके आप अपनी बातें रखिए। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, इसी चीज में पूरा समय निकल जाएगा। राजा जी, इनेलो की रणनीति पर बात कर लेते हैं। अब पर चर्चा होगी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात हो या फिर
किसानों की बात हो या फिर कांग्रेस की ओर से वोट चोरी का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है और इसी मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कल जब इस पर चर्चा होती है तो किन किन पहलुओं पर बात होती है। और चलिए एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। राकेश जी, कांग्रेस ने तो अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है, लेकिन कितनी तैयारी है इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी मुख्य तौर पर मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस चाहे हम लोकसभा की बात कर लें, राज्यसभा की बात कर लें या विधानसभा अलग अलग जो राज्यों की है, इस मुद्दे को जरूर उठा रही है वोट चोरी का। तो इस सवाल के जवाब के लिए कितनी तैयार है सरकार की, कितनी तैयारी? देखिए, सरकार पूरे सत्र के लिए, इनके अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी, हर चीज के लिए हम तैयार हैं। तैयार नहीं है तो इस देश में कांग्रेस तैयार नहीं है। अभी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस को इनेलो से भी सीखना चाहिए। इनके चाहे विधायक 2 होंगे, परंतु रजत पंजेटा जी ने कितनी तैयारी के साथ इन्होंने बताया कि हम ये मुद्दे उठाने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बताया, ये कहते हैं वोट चोरी। अरे वोट चोरी, सबसे पहली वोट चोरी जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, जिसको 2 वोट मिला वो प्रधानमंत्री बना। सबसे पहली वोट चोरी ये की। फिर नाम की चोरी करी इन्होंने, गांधी नाम लगाया। फिर आज कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से हमारा कोई लिंक ही नहीं है। इनकी चोरियां गिनाऊं क्या? और ये कहते हैं चुनाव आयोग की बात करते हैं। सोनिया गांधी सुखबीर जी सुन लीजिए, फिर उनकी बात नहीं पूरी होगी, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। पहले पड़ जाता है कांग्रेस और गांधी जी का चुनाव आयोग की बात वो नहीं है आपस में। और ये संविधान की बात कर रहे थे। मेरे को बताइए, संविधान की बात कर रहे थे, जो एलएलबी नहीं है, भारतीय देश का जस्टिस बन जाता है। लोग अंग्रेजों से, अरे तो एलएलबी नहीं, वो अब तक देश का जस्टिस बना दिया आपने। जिसने भारत की नागरिकता नहीं है उसका वोट बना दिया आपके चुनाव आयोग ने। ठीक है, मुद्दे पर रहिए राकेश जी और सुखबीर जी, आपसे भी यही कहूंगी। आप मुद्दे पे आना चाहता हूँ। अभी इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। नहीं राकेश जी सीधा सवाल मेरा आपसे कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर था, उसकी तैयारियों पर था, आप उस पर जवाब दीजिए। और सुखबीर जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिए। किसी और प्रवक्ता ने आपके बीच में नहीं बोला है, आपसे भी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप भी प्लीज बीच में बोलिए। राकेश जी। दीपिका जी, मैं इनके सवाल पर ही उसी का जवाब दे रहा हूं। ये कहते हैं वोट चोरी। लोकसभा चुनाव के अंदर जब 5 सीटें बीजेपी ने जीती, तब हमने ये कहा था कि हम पूरी तैयारी करेंगे, कहां गलती रही है, कहां हो रहा है, हम उसकी तैयारी करेंगे। कार्यकर्ता पूरी हिम्मत के साथ लग के और हम इस परिणाम को बदलने का काम करेंगे। हमने पूरी तैयारी, पूरी निष्ठा के साथ काम किया। एक एक कार्यकर्ता लगा। और जब 2014 से पहले की जो इनकी सरकारें थी, इनकी नाकामियों को हमने जनता के बीच में बताया कि अगर कहीं से गलती हो गई तो ये चीजें वापस भुगतनी पड़ेंगी। और उतना ही नहीं, इनके खुद के जो कैंडिडेट्स थे, चाहे वो गोगी हो, चाहे वो फरीदाबाद के कैंडिडेट हो, वो कह रहे थे कि 50-50 वोट पर हम एक नौकरी देंगे। तब जनता को समझ में आया कि वो गलती नहीं दोहरानी है। और जब ये चुनाव हार गए, जब चुनाव हारे, हरियाणा में जब तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, तब इन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा। और अब जाके बाद में साल भर बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद एक कहां से प्लानिंग करके लाए, कहां जोर शोरों से मिलकर ये नया लेके आए कि हाँ भाई वोट चोरी का लगाएंगे अब आरोप। अरे पहले तो तुम कहते हो कि ईवीएम हैक हो गई और वोट चोरी की बात करते हो। आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा, कोई वोट चोरी नहीं है। वोट चोरी 1987 से पहले होती थी, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती। आपकी एनसीपी की नेता, उन्होंने कहा है कि मैं उसी ईवीएम से जीत करके आई हूं, उसी पीपी उससे जीत करके आई हूं, कोई वोट चोरी नहीं हुई। आपके इंडी गठबंधन के लोग आपके इन मुद्दों से परेशान हैं, हैरान हैं, और वो देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। बिहार में आपने लंका लगा दी, उसकी हालत क्या कर दिया आपने लालू प्रसाद यादव के परिवार की। आपके इन्हीं गलत मुद्दों के कारण से जनता आप लोगों को पहचान चुकी है। आप पॉजिटिव वर्किंग नहीं करते। आप इसी डिबेट में, जैसे पंजेटा जी ने एक एक चीज बताई कि हम ये चीजें, ये मुद्दे हम विधानसभा में उठाने वाले हैं, ये मुद्दा उठाने वाले हैं, ये मुद्दा उठाने वाले हैं। अरे सीखिए, भले ही 2 विधायक हैं, पर सीखिए कि इतनी तैयारी के साथ आए हैं अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए कि हम ये मुद्दे उठाने वाले हैं। और ये इतनी तैयारी चाहिए विपक्ष की, जनता अपेक्षा करती है। और अगर आप इस अपेक्षा पे खरा नहीं उतरेंगे ना, तो निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता ने जो आपको पिछले 3 योजना से विपक्ष का नेता का पद दे रही ना, ये भी छीनने वाली है। अगली बार आपके पास इतने विधायक भी नहीं रहेंगे कि आप जनता की आवाज उठा सको।
आप राकेश जी LOP बना रोकना चाहूंगी माफी के साथ, क्योंकि बड़ी खबर आप दर्शकों को पहले बड़ी खबर बता देते हैं। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और इसके बाद आपको बता दें कि जो कार्यवाही है वो कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गई है। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा का जो विंटर सेशन का सत्र है, जिसका पहला दिन आज पूरा हुआ, अब 2 दिन की और कार्यवाही बाकी है। इन 2 दिनों में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव भी रखा गया है, उस पर भी चर्चा होनी है और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। यानी कि कुल मिलाकर कल की जो कार्यवाही है वो सुबह 10:30 बजे से जिसकी शुरुआत होगी और आज की जो कार्यवाही थी उसे स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए ये कार्यवाही जो कि स्थगित की गई है। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और इसी के साथ कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो विंटर सेशन चल रहा है और इस दौरान आपको बता दें कि तमाम मुद्दों के साथ सत्ता पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है। तो देखिए, अब आज की कार्यवाही तो पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में रजत जी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि बीजेपी भी आपकी तैयारी और होमवर्क को अब तो अप्रिशिएट कर रही है, एक तरफ ये देखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अविश्वास प्रस्ताव की बात करें, उस मुद्दे पर जब चर्चा होगी तो उसको लेकर इनेलो का क्या मानना, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पहले तो एक जिम्मेदाराना जो विपक्ष है उसका काम ही ये है, चाहे उसमें कभी भाजपा रहे तो हम भी चाहेंगे कि हमारी सकारात्मक आलोचना जो है वो विपक्ष करे और इसी से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। तो रही बात, अगर आपने अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कर ही दिया है और स्पीकर साहब ने कल का दिन जो है पोस्ट लंच का उसके ऊपर डिस्कशन का रख दिया है, अगर कल फ्राइडे को जैसे कि जब डिस्कशन होती है तो उसके बाद देर शाम को उस पर वोटिंग भी करा दी जाती है जी। तो अगर उस पर वोटिंग होती है कल, तो आप ये देखिए सेशन के बीच में ही शनिवार की सुर्खियां क्या बनेंगी। शनिवार की सुर्खियां ये बनेंगी कि वोट चोरी और अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा, यानी कि एक मॉरल विक्ट्री सेशन के चलते चलते आपने सत्ता पक्ष को दे दी। 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन तक जनता के ऊपर वही असर रहेगा, उसके बाद तो 1 दिन रह जाएगा 22 तारीख का। तो आपने सेशन के बीच में एक अपने तरीके से खुद को सरेंडर कर दिया और सत्ता पक्ष को आपने एक विन ओवर दे दिया, एक मोरल बूस्ट दे दिया। मतलब जहां मुद्दे डिस्कस होने चाहिए थे, जहां ये एक महत्वपूर्ण दिन, और सरकार क्यों नहीं चाहेगी जब अगर स्पीकर साहब ने कल का दिन डिस्कशन का रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा और जानबूझ के कल का दिन भी रख दिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद वोटिंग भी होगी। आप देख लेना, चाहे देर शाम तक करानी हो, पूरा डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाएगी। उसके बाद जब ये जीतेंगे, क्योंकि नंबर्स हैं इनके पास, वो तो स्वाभाविक सी बात थी, कोई औचित्य ही नहीं था। ये तो सरकार को एक बूस्टर डोज और मोरल बूस्टर डोज जिसे कहते हैं ना, जहां मुद्दों पे घेरना चाहिए था एक जिम्मेदाराना विपक्ष के होते हुए, जहां मुद्दों पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, और मुद्दे बहुत है, मुद्दों पे आराम से घेरा जा सकता था। ऐसा कोई हमारे अगेंस्ट कोई हो एक दूसरे के, कोई किसी की तारीफ नहीं करता। ये तो बोलने की बात होती है, डिबेट में बार बार ये बात कह देते हैं कि हमारी तारीफ नहीं करते। कौन किसकी तारीफ करता है? ये तो मैं फिर भी कर देता हूँ कभी कभी कि जो सही बात है वो बोल दी जानी चाहिए, लेकिन कोई भी विपक्षी पार्टी दूसरे की किसी काम की तारीफ नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुर्खियां निश्चित तौर पे ये बनेंगी। वोट चोरी है, विश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। शनिवार को अगर आपका सेशन अभी खत्म नहीं है, शीतकालीन सत्र के बीच में, चलते हुए सत्र के बीच में आपने सरकार को एक मॉरल विक्ट्री दे दी। मैं तो एक पूरे दिन की भी वेस्टेज कहूंगा, बल्कि
एक एक्स्ट्रा दिन भी अगर आप 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा दिन भी अगर स्पीकर महोदय रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये भेंट चढ़ गया मुझे लगता है। कल का शुक्रवार का दिन एक शनिवार की सुर्खियां बनाने के लिए मुझे लगता है ये इसी के भेंट चढ़ेगा। एक कमेंट वोट चोरी पर भी मैं चाहूंगी। देखिए, निश्चित तौर पे वोट चोरी तो इससे रूल आउट थोड़ी ना किया जा सकता है। मेरा तो सिर्फ इस पे हमेशा एक ही बात रहती है कि जो आपके वोट है वो कोई भी माध्यम हो, चाहे आप उसको ईवीएम से कराएं चाहे बैलेट से कराएं, आपके वोट वहीं के वहीं रहेंगे, उतने के उतने रहेंगे। तो इससे कोई डर नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व भर में बहुत जगह बैलेट पेपर यूज होता है और बड़े हमसे विकसित देश है जहां पे बैलेट पेपर यूज होता है। कहीं पे भी किसी की कोई शंका अगर बार बार निरंतर चलती आ रही है उस शंका को दूर करने के लिए, और हमने तो हमारा एक कंडीशन के ऊपर हमने वन नेशन वन इलेक्शन की हमने जो सपोर्ट किया है उस मुद्दे को, जो हमने अपनी सहमति दी है, वो सिर्फ एक शर्त के ऊपर दी है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जिस व्यक्ति के जितने जैसे वोट होंगे, चाहे वो ईवीएम से भी कराए, अगर कोई बार बार फिर भी ये कहता है, अड़ा रहता है नहीं ईवीएम ठीक है ठीक है ठीक है, तो उससे भी एक संदेह पैदा होता है कि आप क्यों पीछे पड़े हो ईवीएम के। अगर एक बार के लिए वंस एंड फॉर ऑल इसको आप सेटल कर लो, आप कराओ, कोई बात नहीं, हमारे तो है वोट, हमारे तो उससे भी इतने ही रहेंगे। ये तो मैं बात बहुत बार करता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये बोगस वोट्स सिर्फ भाजपा ने अभी पिछले अपनी 3 टर्म्स है इसमें बनवाई है। कांग्रेस के एक मंत्री उनको बनाया था हुड्डा साहब ने, जब मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद, ताकि वो मुकदमे से बच सके और 5 साल वो बचे भी रहे। सुखबीर कटारिया जी, मैं नाम भी ले सकता हूं उनका, और ऐसे बहुत से इनके विधायक, ऐसे बहुत से इनके समय में विधायक हैं जो जितनी बॉर्डर हमारी लगती है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट्स, हरियाणा के अंदर बॉर्डर की डिस्ट्रिक्ट्स लगती है हमारी, चाहे उसमें मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, 20-20 हजार तक, 15-15 हजार, कितना ज्यादा मायने रखता है एक विधानसभा के लिए। बोगस वोट्स ये बनवाते थे, बनवा रखी भी थी इन्होंने। उसके बावजूद भी आप कहते हैं ना कि आप इनको शेर को सवा से टकर रहा है इनको आगे, इनकी करतूतों के ये नहीं, आप ये मत सोचिए दूध के दुल्हे हैं। इन्होंने तो राज्यपाल के थ्रू बनती हुई सरकारें गिराई हैं। नंबर्स किसी के पास होते थे और किसी को दिलवा देते थे। आप ये इमरजेंसी का टाइम जिन्होंने अपने खोए हैं इमरजेंसी के टाइम में, उनसे जाके पूछिए कि वो कांग्रेस को किस नजर से देखती है। 84 के दंगों में जिन्होंने अपनों को खोया, उनसे पूछिए कि 84 के दंगों में कांग्रेस उनको किस नजर से, लोग कांग्रेस को किस नजर से देखते हैं। इनकी कारगुजारियों में कोई कमी नहीं है। तभी एक एंटी कांग्रेस, एक कांग्रेस घास के तरीके से रख दिया था कांग्रेस का नाम, कि जैसे कांग्रेस घास दमा और अस्थमे की बीमारी करती है, वैसे ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आप, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये कोई घाट नहीं है। ये मत सोचिए कि इन्होंने अपने समय में सारे पुण्य कर रखे हैं, बहुत पाप कर रखे हैं इन्होंने भी। मलकानिया जी, अब कंक्लूड कर दीजिए आप अपने फाइनल कमेंट के साथ सत्र को लेकर, चाहे अविश्वास प्रस्ताव की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो। और एक कमेंट मैं आपसे इस पर भी चाहूंगी, क्योंकि आज सदन के अंदर जो तस्वीर हमें देखने को मिली 2 रंगों की, जहां मुख्यमंत्री आज जो साफा पहन के पहुंचे, उससे क्या आप मानते हैं कि कोई एक संदेश देने का प्रयास किया गया? कांग्रेस के 5 विधायक हरे रंग के में पहुंचे हैं, तो इसको भी ऐड करिएगा अपने कमेंट में। देखो, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी की मजबूरी होती है, जो विधानसभा में हाई कमान से जो आदेश है उसको पालन करना होता है, परंतु ये विपक्ष को पता होता है कि हमारे पास नंबर नहीं है, ये प्रस्ताव गिरेगा, परंतु वो सरकार को घेरने के लिए ये प्रस्ताव लाते हैं। और इसका जो असर है तो पहले ही पता होता है भी क्या होना है क्या नहीं होना है। और जहां तक जो बात है, ये सरदारी पगड़ी पहन के आए थे, उन्होंने गुंडों को एक श्रद्धांजलि दी। दूसरी तरफ ये विधानसभा में रंग बिरंगा जो सीन रहता है, बड़ा अच्छा रहता है, हल्का फुल्का रहता है और इसे साथ चलता है, परंतु जिस प्रकार वॉकआउट हो जाता है या सदन की कार्रवाई स्थगित करना पड़ती है, तो उससे जो है जो विधायक है उनका समय नष्ट होता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि विधायकों को अपना समय बात रखने का मौका नहीं लगता। विश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी,
अभी उसमें विधायकों को बहुत सारा समय है, परंतु देखना है कि इन लोग अविश्वास प्रस्ताव के साथ जाती है या सरकार के साथ जाती है, न्यूट्रल रहती है, ये भी देखने वाली बात है। और सरकार जो है, ये जो विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे प्रश्न उठाए जाएंगे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, उसका कितनी कड़ाई से, कितने तैयारी से जवाब देती है, ये सारी बातें जो है वो कल पता लग जाएगा। ये ठीक है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ही, इसकी बात है, परंतु सरकार, विपक्ष के पास ये अधिकार है कि वो सरकार की खिंचाई करने के लिए कांग्रेस को प्रस्ताव ला सकते हैं, धर्माकर्षण प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, परंतु ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि किस प्रस्ताव का उन्हें फायदा रहेगा और किस प्रस्ताव का उनको घाटा रहेगा, नुकसान रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही क्योंकि समय कम है, सुखबीर जी मैं आपसे भी चाहूंगी फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए दीपिका जी, प्रदेश में अगर मैं फेरिस्त के साथ बात करूं, 200 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उतना समय नहीं है, मैं 1-1.5 मिनट में सारी बातें कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। आज इस प्रकार के कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कहने की आवश्यकता नहीं। जातिगत अपराध और दलित दमन की घटनाएं निरंतर जारी हैं। मेरे पटौदी विधानसभा में अभी दबंगों ने एक दलित जाति के लड़के के मुंह पे पेशाब कर दिया, और 4 दिन पहले जिस प्रकार से बंचारी प्रसिद्ध गांव है हरियाणा का, पलवल जिले में, वहां पे एक वाल्मीकि बच्चे को बिजली का करंट लगा के जातिगत जिस प्रकार का अपराध किया गया, और आज तक पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। महिला अपराध के प्रति जिस प्रकार से संवेदनहीनता सामने आ रही है, बीच बीच में प्रकरण आ जाते हैं, रोज अखबार की सुर्खियां बनते हैं, और जिस तरह से पूरे प्रदेश में नशा तस्करी और नशे का सेवन जिस तरह से चल रहा है, और संगठित अपराध तो आज बिल्कुल खुला छूट चल रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपराध हो रहे हैं और खूब लोगों को लूटा जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात हुई है, सड़क के बारे में, ये सारे अपने आप में विषय हैं। और जिस प्रकार से हम बात करें विगत के करीब 12 वर्ष के शासन की, गुड़गांव जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है। हम स्वागत करते हैं कि झांसी को जिला बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन गुड़गांव जिले से 2 प्रस्ताव थे, एक पटौदी का और एक मानेसर का, और दोनों, और पटौदी की जो सीमा है और रेवाड़ी से 10 किलोमीटर पहले तक है, यानी कि गुड़गांव जो जिला मुख्यालय उससे 55-56 जी थोड़ा संक्षेप में बात रखिएगा, क्योंकि राकेश जी से भी मुझे कमेंट लेना और समय कम है। नहीं, मैं तो ये प्रमुख विषय आपको बताना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है जिला, उसके साथ जिस प्रकार का भेदभाव है, और जिस तरह से अस्पताल को तोड़ के पार्किंग बना दी, और बस अड्डा, एक विश्व स्तरीय शहर में बस अड्डा नहीं है, ये 12 साल की कारगुजारी है। निश्चित तौर पे सारे मुद्दे। राकेश जी फाइनल कमेंट कर दीजिए। दीपिका जी, इस सत्र की तैयारी सरकार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी है। ये अविश्वास प्रस्ताव लाए, उस पर चर्चा भी होगी, परंतु वॉकआउट करना कांग्रेस का चरित्र है। वॉकआउट करने में इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, जो मुद्दे विपक्ष के विधायकों की तरफ से उठाए जाएंगे, उन सब मुद्दों का जवाब भी दिया जाएगा, और उनके लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है वो भी बताया जाएगा। सरकार क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलता है विकास। और पिछली 2 योजनाओं से 2014 के बाद से जब काम किया है, तभी जनता ने चुना है। और अगर कांग्रेस का हाल यही रहा, बिना नीति की, बिना नेतृत्व की जो पार्टी है, अगर यही हाल रहा, तो भविष्य में मुझे नहीं लगता कि 2029 के चुनाव में कांग्रेस के पास इतने विधायक होंगे कि ये एलओपी भी बना पाए अपने। ठीक है, अपनी कार्यशैली को लेकर भी और अपनी तैयारी को लेकर भी बहुत छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा राकेश जी। हमारी तैयारी पूरी अच्छी तैयारी है, और वही वाली बात है, इनको दिशा ही नहीं पता कांग्रेस को। आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे, किस बिना पे ला रहे? आप लाइए ना, हम देंगे उसका जवाब। फिर आप वॉकआउट क्यों कर जा रहे हैं? सुखबीर जी भी कुछ मुद्दे गिनवा रहे थे, कमाई के पैसा सुखबीर जी भी कुछ मुद्दे भी गिनवा रहे थे, आप अपना विषय उठा करके भाग जाते हैं। सरकार की पूरी तैयारी है, लाइए आप इनके एक एक सवाल का जवाब विधानसभा के अंदर हम देंगे, और पूरा हरियाणा की जनता देखेगी कि किस प्रकार से कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस को पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, और उस